6 दिसंबर की रात गोवा के जिस क्लब में आग लगी थी, पुलिस ने उसके मालिक को हिरासत में ले लिया है। ये क्लब का तीसरा मालिक है, नाम अजय गुप्ता बताया जा रहा है। याद दिला दें कि गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद क्लब के 2 मुख्य मालिक गौरव और सौरभ लूथरा इंडिगो फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए थे। धर्म के नाम पर धर्म की आड़ में हमारे देश में जो सत्ता का घिनौना खेल खेला जा रहा है, ये कब रुकेगा? कब तक राष्ट्रवाद के नाम पर एक पार्टी खुद को देश प्रेमी साबित करती रहेगी और दूसरों को, जो उनके विरोधी हैं, जो उन्हें मतदान नहीं करते, जो विपक्षी दल हैं, नेता हैं, उन्हें राष्ट्रद्रोही बतलाया जाता रहेगा, नरबन नक्सल की संज्ञा दी जाती रहेगी? कब तक? कब तक हम धुरंधर जैसी फिल्में, जो एक शानदार फिल्म हो सकती थी अगर उसमें कुछ गलतियां ना होती, एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश ना की होती, कब तक देखने को मिलेंगी? कब तक हमें कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, केरला फाइल्स दिखाई जाती रहेगी? कब हमें देश के सामने जो सच्चाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान मिलेगा? चाहे देश नीति हो, विदेश नीति, दोनों बर्बाद नजर आती है। महंगाई चरम पर है, शिक्षा का कबाड़ा हो चुका है, यूजीसी को बंद करने की तैयारी कर ली गई है। जो परिवार अपने बच्चों को वकील से लेकर के इंजीनियर तक, बिजनेस प्रोफेशनल तक बहुत ही कम पैसे में बना लिया करते थे, जिनके पास थोड़ा पैसा होता था, अब नहीं बना पाएंगे क्योंकि यूजीसी को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। शिक्षा पूरी तरह से प्राइवेट सी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ही पढ़ा पाएंगे। मतलब जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग है, उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। वो कर्ज तले दबा रहेगा जिंदगी भर। एक व्यक्ति की इच्छा के नाम पर जो देश का कबाड़ा किया जा रहा है, उनकी इच्छा है कि वो सत्ता में हमेशा के लिए बने रहें। एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए, एसआईआर चलती रहे, मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट को बनाया जाता रहे, चुनाव जीते जाते रहें, चुनाव लूटे जाते रहें। जैसे हरियाणा का जीता गया, महाराष्ट्र का जीता गया, अभी बिहार का जीता गया, और विपक्ष पर दोषारोपण किया जाता रहे कि तुम्हें चुनाव लड़ना नहीं आता। और अगर चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है तो कांग्रेस हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में कैसे जीत जाती है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीटें कैसे मिल जाती हैं, समाजवादी पार्टी को? रविशंकर प्रसाद संसद में कह रहे थे, बड़े होशियार आदमी हैं, मगर यह सच्चाई है, अगर आदमी अपनी विचारधारा से हट जाए, सच से हट जाए, तो उसकी बात में दम नजर नहीं आता। चुनाव चोरी हो रहे, सबूत सामने है, नेता प्रतिपक्ष हमारे सामने चुनाव चोरी के, वोट चोरी के सबूत पेश कर चुके हैं, मगर चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानेश कुमार तो यही कहते हैं कि न पक्ष है न विपक्ष है, सब समकक्ष है। मैं मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं, मगर वो चट्टान की तरह खड़े तो हैं, मगर सत्ता पक्ष के साथ। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर से नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman
whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it.
You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. वो सवालों के जवाब नहीं देते, मनमाने ढंग से ऐसी SIR करवाते हैं जो लगभग 40 BLOs की जान ले लेती है। और आपने BLOs महिलाओं के डांस के वीडियो तो देखे होंगे, किस तरह से महिलाओं की निजता का हनन हुआ। यही ज्ञानेश कुमार कहा करते थे कि मैं मतदान के समय की महिलाओं की या मतदान की वीडियोग्राफी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उनकी निजता भंग हो जाएगी। On your mark, get set, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, ready, go, 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 What you? Let's go! Everybody dance and bouge, bouge. Bouge la fouke, fouke. Check out and ure, ure. Everybody dance and bouge, bouge. Bouge la fouke, fouke. Check out and ure, ure. Ha! Let me. क्या बात है ज्ञानेश कुमार जी। दोस्तों, संसद का समय खराब किया जा रहा है। 15 दिन का संसद का समय है, सत्र बहुत छोटा किया गया है। वंदे मातरम की चर्चा होती, थोड़े समय के लिए हो जाती। अगर कांग्रेस को ही बंगाल की मुख्यमंत्री, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही तुष्टीकरण के लिए दोषी ठहराना था, तो आप किसी भी मंच से कह सकते थे। आपके पास सबूत तो थे नहीं, आप तो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ही पेश करते रहे। सर, संक्षिप्त में बात यही थी, कोई डाइवर्ट नहीं होना हम अतीत चाहिए। में बातें करते रहते हैं। माननीय सदस्य नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम तो बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। ये राजनीति है, हम बोलेंगे, आप वंदे मातरम बोलें। वंदे मातरम सर। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो,
आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, फिर आप सदन में बंद जो कर कुछ देना। भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर खत्म के कर एड्रेस लेती करो हूँ। आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। और यह साबित हो गया कि कोई तुष्टीकरण नहीं हुआ था, स्वस्थ बहस हुई थी, विचारों का आदान प्रदान हुआ था। आज के दौर में नहीं होता। आज के दौर में तो सत्ता पक्ष जो मन में आता है वो करता है, एसआईआर करवाता है, बीएलओज की जान ली जाती है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिंता के भाव नहीं आते, माथे पर शिकन नहीं आती। ज्ञानेश कुमार की बात क्या करूं, वो तो कठपुतली है। धुरंधर जैसी फिल्में जो उन दो घटनाओं को ढंग से छूती नहीं है जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई थी। संसद पर हमला उन्हीं के दौर में हुआ था, मगर उस पर चर्चा नहीं हुई। कंधार हाईजैक वाजपेयी जी के समय में हुआ था, उसको नहीं छुआ। हां, कांग्रेस को दोषी ठहराना है तो उसमें एक जो आईबी के चीफ होते हैं वो कहते हैं कि नकली करेंसी मिली है, हमारे मनमाफिक जब सरकार आएगी तब हम उन्हें बताएंगे। घर में घुस करके मारने की बात भी करी जाती है। कितना हमने पाकिस्तान को घर में घुस करके मार लिया, चीन को कितना मार पाते हैं। गलवान हमारे सामने, गलवान की घटना, हमारे 20 जांबाज वहां पर शहीद हुए थे और हम चीन से आयात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ आयात कर रहे हैं। हम कुछ ज्यादा बनाते नहीं हैं। फिलहाल में टाटा के साथ, टाटा की एक कहानी हमारे सामने आई थी सेमीकंडक्टर बनाने की, जिसमें 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बात करी गई है टाटा को देने की सरकार द्वारा, और 600-700 करोड़ रुपए बीजेपी को पार्टी फंड में मिले हैं, चुनावी चंदा मिला है। तो हम क्या ही बनाएंगे, क्या ही बेचेंगे। इथेनॉल मिला, पेट्रोल तो हम ले ही रहे हैं ऊंचे दामों पर, महंगे दामों पर। क्रूड ऑयल का दाम कम है, लैंडिंग प्राइस कम है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। हम लूटने के लिए तैयार हैं, सरकार लूटने के लिए तैयार है, चुनाव चोरी हो रही है, मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, हम चुप हैं। ये चुप्पी हमें ले डूबेगी। आने वाली 14 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस एक महारैली करने जा रही है। ये वोट के अधिकार को बचाने के लिए की जा रही है, कैसे भी वोट चोरी रुके, क्योंकि जो आपके पास एक अधिकार है, मतदान का अधिकार, जो देश के सबसे गरीब आदमी के पास भी होता है, अगर उसे छीन लिया गया, आप अपने मनमाफिक अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाए। वैसे भी पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है, अच्छे लोग कम पॉलिटिक्स में आते हैं, तब आप क्या करेंगे। जिनको चुन लेते हैं, कुछ कह लेते हैं, तो आप मन का प्रतिनिधि ना चुन पाए, आपका वोट बेकार चला जाए, आपका वोट चोरी कर लिया जाए, तब लोकतंत्र नहीं बचेगा। और लोकतंत्र नहीं बचा तो आप कहां से बचेंगे। तंत्र ही तंत्र बचेगा, लोक खत्म हो जाएगा। नमस्कार।